बस्तर में 4 दशक से नक्सलवाद काबिज है और इस 4 दशक से काबिज नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हज़ारों की संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। इस हज़ारों की संख्या के जवान और 4 दशक का नक्सलवाद, इस बीच इन दोनों को समाप्त करने की जुगत और युद्ध के बीच में कई लोग मारे जा रहे हैं। माओवादी मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं और ग्रामीण भी मारे जा रहे हैं। और जो लोग दूर से देखते हैं उनको लगता है कभी माओवादी गलत हैं, कभी उनको लगता है पुलिस गलत है, कभी उनको लगता है कि ये ग्रामीण भी गलत हैं जो पुलिस का साथ नहीं देते, माओवादियों का साथ देते हैं। लेकिन जो आदमी ज़मीन पे होता है वो वहाँ की हकीकत समझता है। एक पत्रकार अपने नज़रिए से देखता है, एक लेखक अपने नज़रिए से देखता है, पुलिस अपने नज़रिए से देखती है, माओवादी अपने नज़रिए से देखते हैं और सभी के नज़रियों को मिलाकर जो दूर बैठा शख्स होता है वो अपने नज़रिए से देखता है। इस तरह से सबके नज़र में अलग अलग परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। लेकिन आज हम आपको एक शख्स से मिलाने वाले हैं। ये शख्स, इनसे मिलकर आपको काफ़ी खुशी होगी क्योंकि मुझे मिलकर खुशी हो रही है। और मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये शख्स बस्तर के बेहद अंदरूनी इलाकों में पुलिस के अधिकारी के तौर पर तैनात रहे। एक लंबा समय वहाँ पर काटने के बाद इन्होंने एक किताब लिखी, बस्तर के ज़मीनी हकीकत की किताब, जिस पर इन्होंने बिना लाग लपेट के जो इनके समझ में आया, जो इन्होंने अनुभव किया, उस पर लिखा, जिसमें केवल पुलिस का पक्ष नहीं, इन्हें जो समझ में आया वो लिखा। तो आपको इस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। इस पर हम बातचीत करेंगे, एक थोड़ी सी लंबी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। तो बस्तर टॉकीज़ में आज पहली बार कभी बीजापुर के भोपालपट्टनम क्षेत्र में एसडीओपी रहे अभिषेक सिंह जी का स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में, और आज वहाँ तैनात थे। अभिषेक जी, स्वागत है आपको सबसे पहले। थैंक यू रानू। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत शॉर्ट में आप अपनी किताब के बारे में बताएं। उसमें जो उसे इतना मत बता दें कि लोगों को सारी किताब समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आपने जो अनुभव, मेहनत करके जिस अनुभव को हासिल किया है, फिर उस अनुभव को किताब में उतारा है, उसे मेरे दर्शक पढ़ें और समझें कि एक पुलिस वाले के नज़रिए से वो किताब कैसी है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। वो भी तब जब पुलिस वाले ने दोनों पक्ष रखा है, अपना भी, ग्रामीण का भी और माओवादियों का भी। ये सबसे कठिन काम मुझे लगता है, आपने उसको किया है। तो बहुत शॉर्ट में किताब के बारे में बताएं कि किताब का नाम क्या है, कैसे आपके दिमाग में आया और क्या है उसकी परिस्थिति। विकास, किताब का नाम है चोला माटी के राम। ये छत्तीसगढ़ी एक गाना है, बहुत फेमस गाना है छत्तीसगढ़ का, और ये जीवन का सार है। ये गाना नहीं है, जीवन का सार है, इसीलिए मैंने शीर्षक उसका रखा। और मैं जब, चूँकि यूपी का हूँ और छत्तीसगढ़ एकदम बहुत टफ राज्य है अगर आप बस्तर की बात करें, बाकी तो यहाँ क्राइम ना के बराबर है। तो मैंने जब बस्तर गया तो मेरे मन में बहुत सारे परसेप्शंस थे कि बस्तर ऐसा होगा, नक्सली ऐसे होंगे, गांव वाले ऐसे होंगे, पुलिस ऐसी होगी। जब वहाँ काम करने लगा, मैं कई बार ऑपरेशंस मैंने लीड किए, ऑपरेशंस में एनकाउंटर्स भी हुए कई बार। तो फिर वहाँ पे मैं धीरे धीरे स्टडी, एक लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टडी करना शुरू किया। तो कई चीज़ें आई, एक ही चीज़ से, हर चीज़ का एक ही नज़रिया नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ अगर 6 लिखूँगा तो आपको 9 दिखाई देगा। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे देखा कि नक्सली क्यों ऐसा कर रहे हैं, वहाँ के ग्रामीण क्यों इस तरह से कर रहे हैं, पुलिस कैसा क्यों कर रही है, पुलिस को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ग्रामीणों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, माओवादियों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो एक्चुअली इसके पहले जो किताबें लिखी गई, अधिकतर जो किताबें थी, या तो वो एसी रूम में बैठ के लिख दिया लोगों ने, या अगर बस्तर आए भी तो रेस्ट हाउस में बैठ के इंटरव्यू लेके कुछ लोगों का लिख दिया गया, या फिर लाइब्रेरी में बैठे बैठे 2-4 किताबें ली, उनमें से मिला के एक किताब लिख दी। वहाँ का प्रत्यक्ष जो अनुभव है, खास करके ऐसे जो जंगल में जाके नक्सलियों से मिले हैं, सरेंडर्ड नक्सली से मैं खुद रहा हूँ। मेरे बच्चे सरेंडर्ड, मेरे बंगले पे मेरा जो गार्ड था वो सरेंडर्ड नक्सली था। मेरे यहाँ एक महिला नक्सली थी जो मेरे बच्चे के साथ खेलने आती थी केवल। तो मेरे बच्चे भी उसी माहौल में पले, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ। तो इसलिए मैंने लगा अगर यहाँ से मुझे जाना है, जाने से पहले मैं ऐसा कुछ करूँ कि लोगों को मालूम चले कि बस्तर एक्चुअली में है क्या, वो कितना कठिन है, कितना आसान है, कितना खूबसूरत है और कितना दर्दनाक है। ये चीज़ दिखाना ज़रूरी था वहाँ का पक्ष, क्योंकि वो भी हमारा एरिया, उसको जिस तरह से बाइकआउट किया गया है। बस्तर एक इग्नोर्ड चीज़ है। लोग सोचते हैं कि बस्तर कौन जाएगा, सिविलियंस भी आने से डरते हैं, जबकि सिविलियंस को कभी कोई खतरा बस्तर में होता ही नहीं, चाहे रात में 2 बजे जाए, 3 बजे, ना उनको पुलिस परेशान करेगी ना नक्सली परेशान करेंगे। इतनी खूबसूरत जगह जिसको टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए था इंडिया का, वो एक बीहड़ लाल वहाँ लहू बह रहा है। तो इसलिए मैंने उस किताब के बारे में लिखा और उसका 80% भाग तो मैंने वहीं पे लिखा था बीजापुर में, बाकी 20% मैंने बलौदाबाजार जब ट्रांसफ़र हुआ तब लिखा। उसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ग्रामीणों का पक्ष क्या है, पुलिस का पक्ष क्या है और नक्सलियों का पक्ष क्या है, और ये माओवाद किस तरह से सुलझ सकता है, इसकी भी मैंने वहाँ पे कोशिश की है किताबें बताने की। आपने ग्रामीणों का पक्ष रखा, ये भी ठीक था, पुलिस का भी पक्ष रखा, ये भी ठीक था, नक्सलियों का पक्ष कैसे रखा आप?
नक्सली भी आप अगर देखें, जैसे जो भी आपको देखेंगे कश्मीर में आपको जो दिखे या फिर जो भी जहाँ भी देखेंगे तो सब बाहर से आतंकवादी आते हैं। नक्सली कोई बाहर के नहीं है, वो हमारे बीच के ही हैं। उन लोग का ब्रेन वॉश हुआ है कि नहीं, ये भी आपको किताब में मिलने को पढ़ेंगे आप कि वो क्यों इस तरह से ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई आम जीने वाला ज़िंदगी वो क्यों इस तरह से इस फील्ड में आ गया, वो क्यों ऐसा कर रहा है कि अपने ही भाइयों के खून का प्यासा हो गया। ये चीज़ उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, और ये सही है कि गलत है ये भी उसमें बताने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि किसी एक का पॉइंट, देखिए पूर्वाग्रह सबके मन में होता है, मेरे मन में पूर्वाग्रह है, आपके मन में भी, सब में वो कंडीशनिंग होती है हमारी, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से कंडीशनिंग होती है। तो वो कंडीशनिंग है, वो पूर्वाग्रह किताब में मैं कोशिश किया हूँ कि वो पूर्वाग्रह जो मेरे मन में है वही पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना आए। हो सकता है कुछ लोग को लग सकता है कि आया हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि वो पूर्वाग्रह ना आए, सबकी बात रखा जाए, समायोजन करके कोई अगर उसमें लाभ निकलता है तो वैसा मैंने उस किताब को बनाने की कोशिश की। मतलब आपने कोशिश की है कि आप जो पूर्वाग्रह वाली बात है, क्योंकि आरोप लगेंगे, पढ़ने वाले लोग कहेंगे कि ये तो पुलिस अधिकारी है इसलिए इसने अपने पक्ष से किताब लिखी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रामीणों का पक्ष और जो माओवादियों के विचारधारा वाली जो पक्ष है वो कहीं से कमज़ोर हो गई हो, या उसे आप अपने तरीके से बाइस्ड करने की कोशिश की हो, उन्हें चेंज? अगर आप किताब को केवल पढ़ने के बजाय आप केवल किताब के कवर पेज को देखेंगे तो उसमें एक आदमी खड़ा है जो आपकी ओर पीठ करके खड़ा है। उसकी आधी जो वर्दी है वो पुलिस वाले की है, कॉम्बैट ड्रेस पहना हुआ है, आधी वर्दी जो है वो नक्सली की, और कमर पे हाथ रखे वो सामने की ओर देख रहा है। वो कमर पे हाथ रखना जो है वो डोमिनेंस को दिखा रहा है। वो जो आदमी खड़ा है वो बस्तर का वो आदिवासी है जो पुलिस और नक्सलियों के बीच में फंसा हुआ है। वो पुलिस में जाए कि नक्सलियों में जाए वो नहीं समझ रहा है, वो डोमिनेंस रखा है ऐसे हाथ पे कि मतलब मेरा डोमिनेंस इस एरिया में। और सामने की ओर आप देखेंगे तो एक पेड़ पे चढ़ा हुआ एक आदिवासी, सल्फी का पेड़ है, सल्फी जिसको आप जानते हैं बस्तर बियर बोलते हैं, वो सल्फी के पेड़ पे चढ़ के वो भी वहीं का आदिवासी है जिसको न पुलिस से कोई मतलब रखना चाहता है न नक्सली से मतलब रखना चाहता है। वो अपनी जो ज़िंदगी जो हज़ारों साल से वो लोग जी रहे हैं प्रकृति के एकदम करीब वो है, और उसी के बगल में उगता हुआ सूरज दिखाई देगा आपको। वो पुलिस वाला भी उस सूरज को देखना है, उगता हुआ सूरज, नए दिन का वेट कर रहा है। वो नक्सली भी नई क्रांति का वेट कर रहा है, पुलिस वाला शांति का वेट कर रहा है, नक्सली क्रांति का वेट कर रहा है। तो आपको कवर से समझ में आ जाएगा मैंने तीनों का पक्ष रखने की पूरी कोशिश की है। इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन उस बुक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने ज़बरदस्ती किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है वो। अच्छा अभिषेक जी, ये बताएं कि आपने बताया कि आप यूपी से हैं। यूपी से बस्तर बहुत अलग दिखता है, और अभी आपसे आपके कई मित्र होंगे जो दिल्ली में होंगे या देश के अलग अलग कोने में पदस्थ होंगे। वो जब आपसे बातचीत करते होंगे तो उनकी जो जिज्ञासा है या उनकी जो मंशा है बस्तर को लेकर वो अलग होगी। तो क्या बस्तर आने से पहले आपकी मंशा या आपकी जिज्ञासा भी बस्तर को लेकर अलग थी, या आपका देखने का परसेप्शन या नज़रिया बस्तर को लेकर अलग था? आने के बाद उसमें कितना बदलाव हुआ, क्या कुछ समझ में आया कि कितना गलत थे या कितना सही थे आप? जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ, एक्चुअली जैसे मेरा थोड़ा खोजी टाइप का आदमी हूँ शुरू से। जैसे मैं राजस्थान भी अगर जाता हूँ तो वहाँ अगर मैं 7 दिन रुकूँगा तो मैं 7 दिन राजस्थान की ही डिश खाऊँगा, मैं रोटी चावल जो अपना नॉर्मल डिश है वो नहीं खाता हूँ। वही तो जब मेरा ट्रांसफ़र बीजापुर हुआ तो वाइफ थोड़ी दुखी हुई थी, लेकिन मैं खुश था कि मुझे कम से कम कुछ नया करने को मिलेगा पुलिसिंग में और बाकी चीज़ों संस्कृति की, क्योंकि वहाँ बीजापुर में तेलुगु बोली जाती। तो मैं जाने के बाद मैंने जाने के बाद वहाँ पे जाने के बाद मैंने वो किया, पहले एक तेलुगु टीचर रखा कि मुझे तेलुगु पहले सीखनी है, उसके बाद मैं अच्छे से जान पाऊँगा। लेकिन वो किस्मत इतनी ख़राब थी कि उसी समय कोविड आया था, और सबसे पहला कोविड मेरे तेलुगु टीचर को ही हुआ, तो मैं तेलुगु सीख नहीं पाया। लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि मैं उसके प्रति जिज्ञासु था उस चीज़ को सीखने के लिए। तो बस्तर का जो पुलिस वाला एंगल था वो तो मैंने किया ही, उसके बाद जो लेखक वाला एंगल था उसको ही मैंने तराशा। बस्तर हर लेखक जैसे अनुराग कश्यप हैं, उनको स्क्रिप्ट जब लिखनी हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर की, वो स्क्रिप्ट कैसी है, एक स्लम वाले एरिया की स्क्रिप्ट है, लेकिन उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जाके एक रूम लेके वहाँ 2 महीने रुक के लिखा, नेचर के पास रह के दिमाग खुलता है। तो बस्तर तो खुद ही इतना खूबसूरत है कि वहाँ अपने आप दिमाग खुल जाता है। तो वहाँ मेरा दिमाग खुला, काफ़ी बृहद मैंने अपने दिमाग को बनाने की कोशिश की कि मैं केवल पुलिस वालों का पक्ष न रखूँ, जो भी हैं, जो खास करके जो ग्रामीण हैं वहाँ के, उनको क्या चाहिए, वो लोग क्या चाहते हैं, क्या वो लोग यही चाहते हैं कत्लेआम चलता रहे? कोई ऐसा नहीं चाहेगा। वो अफ़गान के लोग भी नहीं चाहेंगे, अफ़गानिस्तान के भी लोग, ना इराक के लोग चाहेंगे। तो हमारे भारत के लोग तो वैसे बहुत पीसफुल हैं, और वो भी आदिवासी अगर हैं वहाँ के रहने वाले, तो वो लोग तो शुरू से ही रहे। वो जब देखते थे कि अति हो जाती तभी करते थे। अंग्रेज़ों का विरोध उन्होंने तभी किया जब अंग्रेज़ अति करने लगे। तो अपने देश वालों का विरोध इतनी आसानी से नहीं करेंगे, तो वो क्यों कर रहे हैं विरोध और क्यों नक्सलियों का साथ देते हैं, इस चीज़ को मैंने दर्शाने की कोशिश की इसमें। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी था जो आप शायद समझ नहीं पाए कि
जब आप यूपी से निकले, जब आपको पता चला कि बस्तर आना है, तब आप बस्तर को क्या सोचते थे? आने के बाद आपका विचार कितना बदला? मैं पहले शुरू में चूँकि डायरेक्ट बस्तर ही आया था, पहले तहसीलदार के रूप में मैं 1.5 साल काट चुका जगदलपुर में। तो उस समय मैंने काफ़ी कुछ समझा कि जितना खतरनाक समझते हैं उतना खतरनाक है नहीं, खास करके सिविलियंस के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा कोई और अगर डिपार्टमेंट है तो उनके लिए उतना खतरनाक है नहीं, क्योंकि नक्सली पुलिस वालों को ही अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि पुलिस ही बल है। अगर पुलिस को वो लोग डोमिनेट कर लेंगे तो बाकी सिस्टम अपने आप डोमिनेट हो जाएगा। तो ये मुझे मालूम था कि ये लोग ऐसा मतलब सोचते हैं। तो फिर जब वहाँ पे गया मैं, तो अब काफ़ी अलग है, चूँकि पुलिस से मतलब यूपी की पुलिसिंग से या यूपी के माहौल से यहाँ का। जैसे अब होता क्या है कि यूपी के बारे में या यूपी बिहार के बारे में अगर किसी को बताओ कि ये यूपी का है या यूपी ऐसे, सबको लगता है कि वहाँ हर एक आदमी कट्टा लेके चलता है और गोली मारते रहता है। वैसे मैं अभी सोच के आया था कि बस्तर ही वैसा ही होगा, यहाँ पे सड़क पर नक्सली घूमते होंगे, कहीं बस रुकवा के किसी को गोली मार लेगी। आया तो देखा कि इस तरह का नहीं है, काफ़ी सिचुएशन कंट्रोल में है और नौकरी करने में मज़ा भी आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि एडवेंचर पसंद आदमी हूँ मैं। तो मैंने जानबूझ के इसीलिए शुरू में एसपी सर से अपने जिद करके मैं ऑपरेशंस में जाना शुरू किया, और फिर जाने के बाद फिर जो मज़ा आता है उस चीज़ को मैंने बस्तर में जिया है। फिर आपका क्या अनुभव था? मतलब जैसे ये तो आपने बताया कि यहाँ पे ये हालांकि आपने अपने पूरे अनुभव को किताब में उतार भी दिया है। अगर हम आपके अनुभव पे बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि किताब के सारे पन्ने खुलते चले जाएं। फिर भी क्या लगता है कि क्या सारा दोष नक्सलियों का है या उन ग्रामीणों का जो नक्सलियों का साथ देते हैं? उनके लिए क्या सोचते हैं आप? जो बाहर से देखने वाले बोलते हैं कि ग्रामीण माओवादियों का साथ देते हैं, क्या वो अपने मन से देते हैं कि मजबूरी? आपको क्या समझ में आया? कई जगह मैंने देखा कि कई जगह वो लोग मन से साथ दे रहे हैं, और कई जगह मैंने ये देखा कि वो लोग डर से साथ दे रहे हैं। वो जगह जगह पे डिपेंड किया है। कई लोग जो सलवा जुडूम से जो परेशान हो गए थे जो लोग, वो उन लोग मन से साथ देते हैं नक्सलियों का। और कई जगह ऐसी है, जैसे भोपालपट्टनम का जो इलाका था वहाँ सलवा जुडूम पहुँचा नहीं था, तो वहाँ में जो समर्थन था वो डर वाला था, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो जनताना अदालत लगा के उनको पुलिस का मुगली बना के उनका गला रेत सकते हैं नक्सली, तो वो डर से देते हैं। उसके अलावा मीटिंग में बुलाया जाना, जो नहीं आएगा उसके ऊपर फ़ाइन लगता है। 500 रुपये का फ़ाइन भी है ग्रामीण के ऊपर, नक्सली के ऊपर, नक्सल एरिया में जो ग्रामीण रहते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी सज़ा होती है, या 1 बोरी चावल की जो सज़ा होती है बहुत बड़ी सज़ा होती है उनके लिए। तो वो चीज़ अलग अलग इलाकों में अलग अलग है, और वो क्यों हुआ वो आपको किताब में पढ़ने को मिलेगा कि क्यों समर्थन करते हैं या क्यों डर से समर्थन करते हैं। वो हर चीज़ के बारे में हर पक्ष रखा गया है किताब में। सलवा जुडूम का जिक्र आपने किया, तो क्या सलवा जुडूम पे भी बातचीत हुई है? उस पर सलवा जुडूम पे उसमें जिक्र है, सलवा जुडूम क्यों शुरू हुआ था, फिर वो किस तरफ मुड़ गया, क्यों ख़त्म हुआ, और उसका फ़ायदा नुकसान क्या हुआ दोनों पक्षों को, ग्रामीणों को भी, नक्सलियों को भी और सरकार को भी, वो सारे पक्ष उसमें रखे गए। लगभग अभिषेक जी कितना समय आपने बिताया होगा? क्योंकि एक किताब लिखना एक बड़ी बात है। मतलब मैं पैदा हुआ हूँ बस्तर में, मैं आज तक सोच ही नहीं पाया कि मैं किताब लिखूँ। किताब छोड़िए, मैं तो निबंध लिख लूँ ये भी नहीं सोच पाया हूँ। तो आपने किताब तैयार कर ली। कितना समय आपने बिताया बीजापुर में, और इस दरमियान आपके क्या अनुभव रहे? मतलब क्या मुठभेड़, कभी आप मुठभेड़ में फंसे या गोली चलती है मुठभेड़ के दौरान, तो कैसा अनुभव होता है? इस पर थोड़ा बताएं। पहली बात तो रानू, आपको किताब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस्तर के जो ज़मीनी जो पत्रकारिता है उसके आप साक्षात हस्ताक्षर हैं, तो आपको किताब और निबंध लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। वो मेरे जैसे आदमी को है जो लिमिटेड टाइम के लिए गया था, और मैंने लगभग 26 महीने बिताए हैं बस्तर में, और उनमें कई ऑपरेशंस लीड किए हैं मैंने। और ऐसा इंसिडेंट कई बार हुआ है, एनकाउंटर वाला। और जब जाते हैं तो जब वहाँ पे गोली चलनी शुरू होती है, वैसे अगर किसी से पूछो कि सबसे बड़ा नशा क्या होता है लाइफ का, किसी की ज़िंदगी का, तो कोई बोलेगा हीरोइन, कोई बोलेगा गांजा, कोई चरस अफीम बोलेगा। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा नशा जो है वो है एड्रेनलिन, जो आपकी बॉडी में ही रहता है। जैसे आप देखते होंगे पबजी जो खेलते हैं, पबजी का नशा होता है, आप देखते होंगे बच्चे पागल हो जाते हैं, तो वैसा ही नशा होता है मैन हंटिंग। जब आप जाते हैं लड़ाई के युद्ध में जाते हैं, तो जो उसमें जो आप जब गोलियाँ चलती हैं तो आपके अंदर से जो किडनी के ऊपर जो एड्रेनलिन ग्लैंड जो होता है वो जब निकलता है आपके ऊपर, तो आपको लगता है कि इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं। वहाँ लगता है कि मैं ही महाराणा प्रताप हूँ, मैं ही राणा सांगा हूँ, मैं ही शिवाजी हूँ। अच्छा। और सामने वाला दुश्मन है। वो जो सनी देओल ने जो हैंडपम्प उखाड़ा था ना, वो एड्रेनलिन अगर आपके अंदर इतना रहेगा तो आप भी उखाड़ सकते हो, उस टाइप का लगता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपके पैर ज़मीन पे पड़ते ही नहीं हैं, और डर भी लगता है और मज़ा भी आता है। वो मिला जुला जो एडवेंचर है ना, जो पबजी लड़के खेलते हैं, जो हम लोग खेले हैं, वो रियल लाइफ पबजी। वो दिल जो है आपके सीने की जगह आपके कान में धड़कता है, धक 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 लगातार। हाँ, सीधे धक 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 लगातार लड़ता है, धड़कता है। तो वो चीज़ जो फीलिंग, इसलिए बोलता हूँ मैन हंटिंग से बड़ा कोई नशा है ही नहीं। इसीलिए वो करने में इतना मज़ा आया था हम लोग को
क्योंकि और लेकिन दिमाग में एक बात और आती थी कि यहाँ से जब जाना है तो भले इनकाउंटर जो होता है तो नक्सली मरे या ना मरे, लेकिन हमारे जवानों को कुछ नहीं होना चाहिए। मेन ये दिमाग में ये रहता था। तो उस समय का जो जोश रहता है उसमें होश भी रहता था। और मैंने किताब इसलिए लिखी क्योंकि मैंने वहीं पे सीखा कि ये बस्तर के जो लड़के हैं, जो लड़ाके हैं डीआरजी के या नक्सली भी जो हैं, वो लोग कितने बहादुर होते हैं। ये मैंने वहीं पे देखा, लाइव देखा मैंने। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सेना को ही जानते हैं, सेना को या सीआरपीएफ को थोड़ा बहुत जानते हैं कि गोरखा बटालियन हो गया, राजपूताना राइफल, जाट रेजिमेंट, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं। लेकिन बस्तर के इन बच्चों के बारे में कोई नहीं जानता है। जिधर से गोली चल रही है उधर ही दौड़ दौड़ के वो 5-5 फीट के लड़के फायरिंग कर रहे थे मेरे पहले एनकाउंटर में। मैं देख के मैं सन्न हो गया कि इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई। वो लोग इतने बहादुर पैदा डीआरजी के लड़के। अच्छा। जिधर से गोली चल रही है मैं तुरंत लेट गया गोली से बचने के लिए कि लेट के फायर करेंगे, और लड़के उधर ही दौड़ दौड़ के फायर कर रहे थे। मैं बोला भी कि अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? तो वो लोग बोले कि सर यहाँ ऐसे ही करना पड़ता है। सर तो बोल नहीं पाते हैं, चा बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं सर, ऐसे ही करते हैं। दौड़ दौड़ के 5-5 फीट के वो लड़के जब करे, तब मेरे दिमाग में गूंजा कि इनकी तो कथा किसी ने लिखी ही नहीं। केवल ये जानते हैं कि 20 लड़के शहीद हो गए, 20 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हो गए, लेकिन हम शहीद बोलते हैं, सरकार मानती है। उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा मैं तो। लेकिन वो लड़के जो उनके बारे में कोई नहीं लिखता है, बस एक संख्या बन के रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनकी बहादुरी के बारे में लिखूँगा और लोग जाने कि हाँ ये लड़के कितने बहादुर होते हैं, जो हमारे लिए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। उनके बारे में आप जानते नहीं कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं, कितने कम संसाधनों में और कितने टफ एरिया में लड़ रहे हैं वो लोग। इसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। तो वो भी इसका एक हिस्सा है क्या इस किताब के? अच्छा, इस किताब के प्रमुख हिस्से क्या क्या हैं, अगर आप बहुत शॉर्ट में बता पाएँ तो? जैसे डीआरजी हो गया, सलवा जुड़ूम हो गया, तो डीआरजी हो गया, सलवा जुड़ूम हो गया, ग्रे हाउंड्स हो गया, फिर सीआरपीएफ जो है, सीआरपीएफ हो गया। जो एनकाउंटर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जैसे अब सीआरपीएफ के बारे में उसमें जो वार्तालाप है उसमें बोलता है कि सीआरपीएफ उतनी सक्सेसफुल छत्तीसगढ़ में नहीं रही है जितनी कश्मीर में अलग इलाकों में। पूरे देश में तो सीआरपीएफ ने संभाल के रखा है, शांति व्यवस्था को सीआरपीएफ ने संभाल के रखा है। तो छत्तीसगढ़ में क्यों उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितना होना चाहिए उन्हें? तो उसमें एक डायलॉग है, बनारस से कंपेयर करके बताया है कि कभी कचौरी गली में जाना, कचौरी गली गए होंगे आप, तो कचौरी गली जो है गली एक्सप्लेन ना करें। हाँ, फिर भी तो हाँ, उसको वहाँ बस्तर के जंगलों को कचौरी गली से वहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया है कि क्यों सीआरपीएफ वहाँ पे नहीं हो पाई है। इस चीज़ को जब पढ़ेंगे बुक को तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, मैं एक सवाल ये कि माओवादी क्या सोचते हैं, पुलिस क्या सोचती है, गांव वाले क्या होते हैं, लोग तमाम मारे जाए, सारी चीज़ें आपने इंक्लूड की हैं। पुलिस पे कई दफ़े आरोप लगते हैं कि कई बेगुनाह भी पुलिस के हाथों मारे गए, कई बार फर्जी गिरफ्तारियां भी की गई, कई बार कोर्ट में साबित भी हुआ कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया तो माओवादी। क्या इस पहलू को भी रखा गया है किताब में? इस पहलू को भी रखा गया है। पुलिस क्यों करती है गिरफ्तारी, क्यों उन पे आरोप लगता है, वो हम लोगों ने खुद देखा है। किस तरह से हम लोग जैसे अरेस्टिंग करने जाते थे कि फ़लाँ नाम का आदमी है, इसको अरेस्ट करना है, कभी मिल गया, उसको लाने के बाद पूरा गाँव इकट्ठा हो जाए, लेकिन हमारे पास पर्याप्त सबूत रहे। कई बार उसके अभाव में सबूत अगर नहीं है तो पूछताछ करके हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन उसके बाद भी आरोप लगते हैं। ऊपर से क्या है, एक एजेंडा टाइप का वहाँ पे चल रहा है। अब उसको मैं विस्तार में नहीं बताऊँगा। एक एजेंडा चल रहा है कि पुलिस को ब्लेम करने का वहाँ पे। तो उस एजेंडे को काउंटर करने के लिए मैंने इस किताब में लिखा है, क्योंकि बाकी लोग जो भी हैं, जो एजेंडा चला रहे हैं, उनके पास बहुत सारे मंच है बोलने के लिए। पुलिस कभी अपनी बात को रखती नहीं है जाके कि मंच पे कि हम लोग ऐसा, या कभी किसी डिबेट में आपने नहीं देखा होगा, नेतागण रहते हैं, नेतागण काउंटर करते हैं, लेकिन वो ज़मीनी हकीकत जो पुलिस जानती है वो नेतागण नहीं जान सकते हैं। तो मैंने कहा कि जब हम लोग बोल नहीं सकते हैं जाके मंच पे, तो लिख तो सकते हैं अपनी बात को, अपना पक्ष तो रख सकते हैं पुलिस का, वो पक्ष की क्यों हम लोग वहाँ पे गलत हो जा रहे हैं, क्यों हम लोग गलत साबित किया जा रहा है, उस चीज़ को मैंने वहाँ पे रखने की कोशिश की है किताब में। नहीं, गलत साबित किया जा रहा है, ये तो एक एजेंडा हो गया। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कई बार गलत फहमी की वजह से क्या ऐसा होता है कि कई बार कुछ बेगुनाह मारे गए हों या कोई बेगुनाह को बेवजह सज़ा मिली हो? एक्चुअली ये भी आप कितना स्वीकार करेंगे? ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके पीछे भी एक, जैसे आप जानेंगे बस्तर में जैसे आतंकवादी होते हैं, जैसे कश्मीर के या कहीं के भी, तो वो आपको अलग से पहचान में आ जाएंगे। लेकिन जो बस्तर के जो वो है नक्सली हैं, वो अगर वर्दी उतार दिया तो वो किसान दिखेगा आपको, वर्दी पहन लिया तो वही आपको नक्सली दिखाई देगा। वो इन लोगों ने इस तरह से मिक्स कर दिया है उसको कि कई बार ऐसा होता है कि नक्सली समझ के किसी और को गोली लग जाती है। कई बार की फायरिंग हो रही है, उसमें बीच में कोई गांव वाले को गोली लग जाती है। अब वो गोली नक्सली तो बोलेंगे नहीं कि हमने मारी, क्योंकि नक्सलियों से कोई बात कर नहीं पाएगा, तो हमारे ऊपर ही डाल दिया जाता है आरोप कि आप लोगों ने गोली मारी। तो
तो इस तरह के भी इल्ज़ाम लगे हैं, कई बार लगे हैं, और उनके खिलाफ मतलब FIR भी हुई है पुलिस वालों के खिलाफ, FIR का आदेश भी हुआ है, जांच भी हुई है। कभी भी कोई पुलिस वाला नहीं चाहेगा कि वो किसी इनोसेंट को मारे, इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा धुला हुआ है दूध का, वो इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि उसकी नौकरी ना जाए, जो उसने इतनी मेहनत से पाई है उसकी नौकरी ना जाए। क्योंकि अधिकतर जैसे अगर आप नक्सली मारते हैं, कोई बड़ा कैडर मारते हैं, तो प्रमोशन मिलता है, लेकिन आप अगर किसी उसको मारेंगे, किसी इनोसेंट को मारेंगे, तो आपको प्रमोशन तो नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी भी जाएगी, आपकी FIR भी जाएगी, आपकी पेंशन खत्म हो जाएगी, आपका घर घर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पे इतना इफेक्ट पड़ेगा कि कभी कोई पुलिस वाला, वो चाहे जवान रहे या अधिकारी रहे, कभी सोचता नहीं है कि हम लोग जानबूझ किसी इनोसेंट को मारेंगे। मतलब अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, उनके भविष्य को खराब न करने के उद्देश्य से। ऐसा नहीं कि कोई इनोसेंट मर रहा है तो उसके लिए कोई बड़ी बहुत बड़ी बात आपने कह दी। कोई दूध का धुला नहीं है, जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन अपने लिए कम से कम अपने लिए तो सोचता है ना। सेल्फिश होना सबसे अच्छी बात है। अगर सेल्फिश रहोगे या तो दूसरे का नुकसान नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो। दूसरे का नुकसान करने का सोचोगे तब आप गड़बड़ करोगे। अगर आप केवल अपने फ़ायदे का सोच रहे हो, उसमें दूसरे का नुकसान नहीं होता है। हाँ, सोचे जो भी, कुल जमा ये है कि गलत ना हो किसी भी माध्यम से। एक आखिरी सवाल फिर हम इसको करते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि कभी मौत से सामना हुआ, ऐसा लगा होगा आज तो निपट ही गए थे, मतलब जो दिल है वो मुंह के रास्ते बाहर आ गया हो, या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो आप बताएं। एक बार फायरिंग कर रहे थे हम लोग, हमला हुआ था कैंप के ऊपर, तो पेड़ की आड़ लेके फायर कर रहा था मैं। तो पेड़ की आड़ लेके बाएं तरफ से मैं नली निकाल के ऐसे फायर कर रहा था। तो कहाँ ये पामेड़ की घटना है। अच्छा। चिंता बाबू के पास। तो हम लोग फायर कर रहे थे, तो समझ आ नहीं रहा था कि फायर आ कहाँ से रहा, उधर से ही फायर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पेड़ के इस तरफ से झांक के मैं देखता हूँ पोजीशन कहाँ है, फिर वहाँ फायर करूँगा। और मैंने अभी झांका ही था कि मेरे कान के बगल से एकदम गोली गई और जूम की आवाज़ वो निकली, और वो जूम की आवाज़ इतनी तगड़ी मेरे दिमाग में गूंजी, और पूरा मतलब भविष्य से लेके जो बैक था पूरा सब कुछ पास्ट भी मेरे दिमाग में आ गया। और मैं राइफ़ल छोड़ के वहीं पे पेड़ की आड़ में लेट गया। मेरे साथ जो मेरा बडी था, 5 फीट का लड़का, वो बड़ा अच्छा, सुनील करके नाम है उसका, वो समझ गया कि सर एकदम पास से गई है। वो मेरे सीने पे हाथ रखा और उसने बोला कि साहब जी थोड़ी देर आराम करो साहब जी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन वो 5 मिनट में ही मेरी पूरी दुनिया घूम गई। मेरे को लगा कि अगर ये गोली मुझे लग गई होती तो फिर एक बार में काम खत्म। लोग फेसबुक पे ओम शांति श्रद्धांजलि RIP लिख के चल देते, और मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ चला गया होता। और ये वो भी ये नहीं कि मैं बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ, कि दुश्मन से लड़ रहा हूँ, ये अपने ही भाई हैं जिनसे मैं लड़ रहा हूँ, उनसे करने के बाद मरना तो वो और भी गड़बड़ होता है। हमें मारना भी नहीं अच्छा लगता है, हमें मरना भी नहीं अच्छा लगता है। किसी शौक नहीं हमें कि नक्सलियों को मारना, उससे बढ़िया कि उन्हें सरेंडर करा दें। हम लोग पहले बोलते भी इनकाउंटर में कि अगर तुम लोग सरेंडर कर दोगे चिल्ला के तो हम लोग कोई गोली नहीं चलाएंगे। जब उसके बाद वो लोग फायर, तभी हम लोग फायर करते हैं, हम लोग देखते ही फायर नहीं करते। तो ये चीज़ है। वो 5 मिनट की घटना ज़िंदगी भर मुझे याद है। और मतलब सांस मेरे नाक से मैं ले ही नहीं पा रहा था, मुंह से ही सांस ले पा रहा था। लगा था कि फेफड़ा फट जाएगा, इस टाइप की फीलिंग वो 5 मिनट के अंदर आ गई। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर से फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 मिनट बिल्कुल वो 5 मिनट, हाँ, वो पैदा होने के बाद से आगे जब मैं रिटायर होता या मेरी अर्थी उठती तब तक का पूरा रिकॉल हो गया था उस 5 मिनट में। अभिषेक सिंह जी हैं, जाहिर सी बात है, वर्दी में है तो वर्दी का एक दायरा होता है। हमने कोशिश की कि दायरे से थोड़ा सा इनको बाहर निकाल कर कुछ बातचीत की जाए। थोड़ा सा दायरे से बाहर निकाला भी, लेकिन फिर भी दायरा तो दायरा होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही जो एक वर्दी में रहने वाला इंसान नहीं कह सकता। किताब इनकी बेहद खूबसूरत है। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा, चोला माटी के राम। चोला माटी के राम, जो लोग बस्तर को समझना चाहते हैं, जो बस्तर की पृष्ठभूमि को समझना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं ये समझें कि क्या वाकई में बस्तर का हर आदिवासी माओवादियों के साथ है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। उन सारी चीज़ों को अपने अनुभव के आधार पर एक अधिकारी ने लिखा है। बहुत अच्छी बात है कि अपनी नौकरी में रहते लिखा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्वीकार भी की हैं उस किताब में, उनका खुद का कहना है। माओवादियों का पक्ष रखा है एक वर्दी वाले ने, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसके पहले भी अभिषेक सिंह जी ने एक किताब लिखी है बैरिकेड्स भी पढ़े, वो भी उनका एक निजी अनुभव है। लेकिन बस्तर को समझने के लिए आपको जो है चोला माटी के राम एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए कि एक पुलिस वाले के नज़रिए से माओवाद और उसकी समाप्ति कैसे हो सकती है और कैसे वहाँ की क्या स्थिति आदिवासियों की है। बातचीत लंबी थी, लेकिन बातचीत बहुत ही सारगर्भित करने की हमने कोशिश की। हर एक मुद्दा काफ़ी ज़रूरी था। किताब के कुछ पन्ने हमने ज़रूर छुए हैं, लेकिन कोशिश की है कि सारी किताबें ना पलटी जाएं, वरना आप किताब पढ़ेंगे नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और बस्तर टॉकीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।